नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ जुड़ रही है 2 चाइल्ड पॉलिसी से, यानी 2 से अधिक बच्चे होने पर अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है? तो असम राज्य से आ रही है। असम की जो सरकार है उसने खास तौर पे देखें तो जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है वो अब प्रभावी तरीके से राज्य में लगाने की बात कही है। और इसमें खास तौर पे जो उद्देश्य है कि सरकारी नौकरियां और जो भी चुनावी भागीदारी है उसे सही स्तर पे, नीतिगत स्तर पे लागू किया जाए। क्योंकि असम की बात करेंगे तो असम में जो जनसंख्या है वो अनियंत्रित दर से पिछले 1 दशक से काफ़ी तेजी से बढ़ी है। और इस कारण से एक बड़ी जो समस्या देखने को मिली है वो जातिगत स्तर पे जो सांस्कृतिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं इससे बिगड़ चुका है। दूसरी बात क्या है कि जो भी असम में संसाधन है, जो रिसोर्स हैं, उन पर एक बड़ा जो दबाव है वो उत्पन्न हो चुका है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले ही असम ने 2017 में असम जनसंख्या और महिला जो सशक्तिकरण नीति है उसे लागू किया था। और यही नीति है जो असम सरकार को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित की है। और अब फिर सरकार उसमें संशोधन करते हुए अब पूरी तरह से इस पूर्व की नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जो भी जनसंख्या एवं महिला सशक्तिकरण जो नीति है उसे संशोधित करते हुए अब फिर से लागू कर रही है। उद्देश्य यही है कि सही तरीके से पूर्व की जो नीतियां हैं उनको सही ढंग से लागू किया जाए। सरकारी जो नौकरी है, जो चुनाव है, जो भी कह सकते हैं सामाजिक जो लाभ है वो सही तरीके से सब तक वो सुलभ हो सके। और इसी कारण से देखें तो अब खास तौर पे जो भी मानदंड हैं उनको ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण को अब लागू करने का जो उद्देश्य है, जो एक पहल है, वो असम के द्वारा लाया गया है। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके डिटेल से हम बात करने वाले हैं। आपके सामने न्यूज़ दी गई है। असम में सरकारी नौकरी और चुनावी भागीदारी के लिए अब 2 बच्चों की जो नीति है, यानी कि जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है वो क्या की जाएगी, अब ये लागू की जाएगी। ये बात यहाँ पर देखने को मिली है। सबसे खास बात है कि असम कई वर्षों से अपने तेजी से बढ़ रहे जनसंख्या वृद्धि से परेशान था। जाति सांस्कृतिक जो असंतुलन है, जो संसाधनों पर तेजी से बढ़ता हुआ दबाव है, उसका सामना असम पहले से कर रहा है। उसी कारण से देखेंगे जो हमने बताया कि 2017 में क्या किया गया, असम सरकार के द्वारा असम जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति 2017 लागू किया गया। और ये नीति असम के लिए अहम हुई क्योंकि परिवार नियोजन से जुड़ी हुई जो भी पहले थी उनके लिए असम सरकार को प्रेरित की। इस नीति में जो भी संशोधन हुए उन संशोधनों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पूर्व की जो भी जनसंख्या नियंत्रण जो नीतियां हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अब असम की जनसंख्या और महिला जो सशक्तिकरण नीति है उसमें संशोधन लाया गया है। और उसी के तहत अब 2025 की जो नई नीति है वो 2 चाइल्ड पॉलिसी के रूप में लागू की गई है। अगर हम बात करें कि आखिर जो भी संशोधन किया गया इसका लक्ष्य क्या है, तो देखिए, पहले की जो नीतियां हैं उनको और कड़ा करना है। सरकारी नौकरी, चुनाव हो, संसाधन हो, उनके जो भी मानदंड हैं वहाँ खास तौर पे जनसंख्या नियंत्रण से उससे जोड़ना है। और ये जो कदम है राज्य में संतुलित जो भी जनसांख्यिकी संरचना है उसको बढ़ावा देगा और युवा और महिलाओं के स्वास्थ्य में क्या करेगा, सुधार लाएगा। इसको आप देख सकते हैं मैप से भी। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो जो भी ये नीति है ये किन क्षेत्रों में लागू होगी, तो देखिए, सरकारी जो भी रोजगार है, यानी सरकारी जो नौकरियां होती हैं उन नौकरियों में ये लागू किया जाएगा। चुनावी जो राजनीति है उसमें अगर कोई प्रवेश करना चाह रहा है तो उसके ऊपर ये नीति लागू होगी। सरकारी जो भी वेलफेयर से जुड़ी हुई जो भी स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं या इस तरह के जो भी इनिशिएटिव हैं उनमें ये लागू की जाएगी। अगर सब्सिडी कोई योजना है उसमें भी इस नीति को लागू किया जाएगा। स्वयं सहायता जो समूह है उसके लाभ प्राप्त करने के लिए भी इस नीति का पालन करना होगा। अन्य जो वैधानिक निकाय है उनमें जो नियुक्तियां हैं उन पर भी ये क्या होगी, ये पूरी तरह से लागू होगी। प्रावधान की अगर हम बात करें तो देखिए, सरकारी नौकरी में जो भी पात्रता की बात कही जा रही है तो जो भी उम्मीदवार हैं उनके केवल 2 बच्चे होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो उनकी उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। मौजूदा जो सरकारी कर्मी हैं उनको भी ये मानदंड अनिवार्य तौर पे पालन करना होगा ताकि समाज के लिए क्या हो सके, वो एक रोल मॉडल बन सके। जो भी मानदंड है इस नीति के, अगर उसका कोई पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो फिर जो भी पदोन्नति है, नियुक्ति संबंधी जो अवसर हैं वो क्या हो सकते हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं।
सरकार अनुशासनात्मक जो भी उपाय है वो भी अपना सकती है, और इसके साथ ही इससे जो भी सरकारी तंत्र है उसमें परिवार नियोजन के प्रति जो एक संवेदनशीलता है उसे और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। विवाह के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए, विवाह की जो कानूनी आयु है उसको पालन करना अनिवार्य बनाया जा रहा है। जो भी अवयस्क लोग हैं उनके विवाह करने के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी वयस्क हुए बगैर अगर शादी करता है तो नौकरियों के लिए वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। राज्य की जो भी योजनाएं हैं उनसे उसे वंचित किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि बाल विवाह पर रोक लगाया जाए, लड़कियों के जो भी शिक्षा का स्तर है, उनके स्वास्थ्य का जो स्तर है उसे और बेहतर किया जाए, महिलाओं को स्वयं निर्णय लेने की जो क्षमता है, उनके जो भी हेल्थ से जुड़े हुए जो भी अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जाए। और चुनाव लड़ने के संदर्भ में अगर बात करें तो जो भी पात्रता है उससे भी कहा गया है कि 2 से अधिक जो बच्चे वाले व्यक्ति हैं वो पंचायत या नगर पालिका जैसे जो चुनाव हैं उनसे वंचित हो जाएंगे। अगर 2 से अधिक बच्चे हैं, अगर सरकार विधानसभा चुनाव में भी इसे लागू करना चाहती है तो वो कर सकती है, वो एक प्रोबेबल संभावना है, वो होनी है। उल्लंघन करने वाले जो भी विधायक हैं उनको उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, भविष्य में उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, और न्यूनतम जो एक शैक्षणिक जो योग्यता है वो भी अनिवार्य किया जा सकता है, क्योंकि ये जो कदम है ये शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। जिम्मेदार जो नेतृत्व है उस दिशा में समाज को प्रेरित करने के लिए उठाया गया है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं, उद्देश्य हैं वो लाए गए हैं। स्वयं जो सहायता समूह है उनको प्रोत्साहन देने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो स्वयं सहायता जो समूह है वो 2 बच्चे की जो नीति है उनका पालन करेंगे, उन्हें विशेष सरकारी जो अनुदान है, जो कर्ज है या इस तरह की जो भी सुविधा है उसके लिए प्रोत्साहन से संबंधित जो योजनाएं हैं वो मिलेंगी। तो महिलाओं को बेसिक तौर पे उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, परिवार नियोजन के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ाने का प्रयास इसके द्वारा किया जा रहा है। ओवरऑल हम कहेंगे कि ये जो पूरी नीति लाई गई है इसके पीछे जो उद्देश्य है वो जनसंख्या नियंत्रण, ताकि विकास योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा सके, जो संसाधन है उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो, वर्तमान जरूरतों को तो पूरा किया जाए लेकिन आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित रखा जाए। यानी सतत विकास की जो संकल्पना है उसके माध्यम से जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा रिसोर्स है उसमें एक बेहतर संतुलन स्थापित करने का भी प्रयास ये नीति करती है। जिम्मेदार और छोटे जो परिवार हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आर्थिक सामाजिक जो स्थिरता है वो सुनिश्चित हो सके, संसाधनों का समान स्तर पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, महिलाओं की जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, जो परिवार नियोजन है उसे और एम्पावर्ड किया जाए, मातृ शिशु जो दर है उसमें कमी लाया जाए, क्वालिटेटिव जो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं उनको और बढ़ाया जाए, और विशेष तौर पे जो यूथ हैं, जो युवा हैं, जो वीमेंस हैं, जो बालिकाएं हैं उनके स्तर पे उन्हें और स्किल्ड बनाया जाए, मानव पूंजी को और बेहतर उपयोग के लिए रोजगार और उत्पादकता को और बढ़ाया जाए। गरीबी जो उन्मूलन है उसमें सहयोग के द्वारा परिवार पर जो भी आर्थिक बोझ है वो कम किया जाए, जीवन स्तर को बेहतर किया जाए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें लागू की गई हैं। असम की जो 2 बच्चों की नीति है इसमें जो छूट की बात कही गई है कि ठीक है, असम सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी तो लगा दी, लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट दिया गया, कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनको छूट दिया गया, क्योंकि असम सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू करते समय ये समझा था कि कुछ असम में ऐसे समुदाय हैं जो अभी भी ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी आबादी सिकुड़ती जा रही है, सांस्कृतिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें सख्त प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया। किन्हें मुक्त रखा गया? तो देखिए, इसमें जो पहला है वो SC समुदाय है, जो अनुसूचित जाति है उसे इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये फील किया गया है कि इनका जो सोशल स्टेटस है, जो सामाजिक स्तर है वो क्या है, अभी भी कम है। इनके साथ अभी भी क्या किया गया है, अभी भी भेदभाव इनके साथ हो रहा है। इनके स्तर पे अगर हम संसाधनों की बात करेंगे तो संसाधनों की जो उपलब्धता होनी चाहिए वो उपलब्धता अभी भी इस समुदाय के पास नहीं है। परिवार नियोजन के लिए जो भी आवश्यक शिक्षा है वो शिक्षा अभी भी इनके पास नहीं है। एजुकेशन अभी भी जिस स्तर पे होना चाहिए वो अभी नहीं है। हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो इस समुदाय के साथ हैं, और सबसे गंभीर जो बात है कि अभी भी जो आर्थिक हालत है, जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो इस समुदाय के साथ काफ़ी अधिक है। और इसी कारण से देखें तो इनके लिए जनसंख्या वृद्धि का जो नियंत्रण है, नियंत्रण के बजाय बेहतर जो जीवन स्तर है, सामाजिक जो उन्नयन है उस पर अधिक सरकार बल दे रही है। और उद्देश्य सरकार के ये कि जो भी SC समुदाय से बिलोंग करने वाले लोग हैं
या फिर इस तरह के जो हाशिए पर जा रहे हैं इस तरह के समुदाय के जो लोग हैं उन्हें बचाया जाए, उनकी सामाजिक जो प्रगति है उसे रोका जाए, जो सामाजिक प्रगति है उसे और बढ़ाया जाए। और दूसरा जो समुदाय है वो कौन सा है, तो अनुसूचित जनजाति है, एसटी है। खासतौर पर देखेंगे ये जो समुदाय है ये आदिवासी समुदाय जो ट्राइब्स हैं उनसे जुड़ता है और इनकी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो लगातार कम हो रही है। कई जनजातियां क्या हो चुकी हैं, अब देखेंगे तो वो लुप्त होती जा रही हैं, विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी हैं। तो आदिवासी स्तर पे इस तरह के जो समुदाय हैं उनकी पहचान करना, भूमि आधारित जो भी मूल संस्कृति है, जो जनसंख्या है जो अब कम होने का खतरा इनके सामने जूझ रहा है, उस पर कंट्रोल करना है। सरकार का उद्देश्य यही है कि इस तरह के जो भी समुदाय है उनकी जो भी जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक जो अस्तित्व है उसको सुरक्षित रखा जाए ताकि इनकी जो पहचान है वो बनी रहे। ऐसे ही आप देखेंगे जैसे चाय बागान वाली जो जनजातियां हैं, एक और समुदाय को इसमें खास तौर पे मेंशन किया गया है, जो चाय बागान वाली जनजातियां हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया क्योंकि राज्य की जो आर्थिक रीढ़ है, जो एक इकोनॉमिक कह सकते हैं कि एक आधार है, वो क्या है, यहाँ पर चाय उद्योग है। और इस उद्योग में बहुत सारे ऐसे जो समुदाय हैं वो लगे हुए हैं, उनका अहम योगदान है। और ऐतिहासिक रूप से श्रमिक वर्ग वाले जो समुदाय हैं जिनका अपेक्षाकृत देखें तो विकास उस स्तर पे नहीं हुआ है, उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, पोषण की स्थिति है अब भी खराब है। तो चाय बागान वाली जो जनजातियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि इस तरह के जो भी श्रमिक समुदाय हैं उनकी जनसंख्या वृद्धि पर अनुचित सामाजिक दबाव न पड़े और उनका आर्थिक सामाजिक जो उत्थान है वो संभव हो सके। और इसके अलावा देखेंगे तो एक दो और समुदाय है, जैसे अगर आप बात करेंगे मटक जो मोरन समुदाय है वो अहम इसमें रखा गया है। मटक और मोरन समुदाय, ये देखिए ये अहम है। इस समुदाय की अगर बात करें तो असम की पारंपरिक और स्वदेशी पहचान वाले ये समूह हैं। ऐतिहासिक राजनीतिक रूप से ये जाति समुदाय हैं, इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है और सरकार का उद्देश्य है कि जो भी मटक और मोरन समुदाय है इन समुदाय के लोगों को उनके जातिगत सांस्कृतिक जो विशिष्टता है उसको बनाए रखा जाए और इनकी जो घटती हुई जनसंख्या है उसे भी क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो कुछ ऐसे समूह हैं जिनको क्या किया गया है, कहीं ना कहीं देखें तो इस 2 चाइल्ड पॉलिसी से एक तरह से छूट दी गई है। छूट क्यों दी गई है उस पर भी हमने बात कर ली। अब इस तरह की जो भी पॉलिसी लाई जा रही है इसके बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं। जैसे अगर हम पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है उनकी बात करें कि सकारात्मक जो प्रभाव है वो क्या हो सकते हैं, तो देखिए सकारात्मक अगर हम प्रभाव की बात करेंगे कि इस तरह की जो भी असम सरकार के द्वारा पॉलिसी लाई गई है इससे क्या होगा कि जो गवर्नेंस है वो और मजबूत होगा। आर्थिक जो संसाधन है, जो रिसोर्स हैं उन पर पड़ने वाला जो दबाव है वो दबाव क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। परिवार नियोजन के प्रति लोगों का जो एक झुकाव है वो बढ़ेगा। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिलेगी। अति जनसंख्या से उत्पन्न जो भी समस्याएं हैं, जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हैं उन पर क्या होगी, एक तरह से कंट्रोल होगा। महिलाओं के जो अधिकार हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो चिंताएं हैं उन पर एक तरह से कहें तो अंकुश लगेगा। तो इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के साथ आप देखेंगे तो कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे देखिए छूट पर समानता सिद्धांत का उल्लंघन है, जैसे SC ST या फिर कह सकते हैं कि जो चाय बागान वाले जो समुदाय हैं, मटकन जो समुदाय हैं उन पर ये लागू नहीं हो रहा। तो एक तरह से देखें जो एक समानता का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन माना जा रहा है। धार्मिक जाति आधार पर राजनीतिक तनाव की संभावना है कि ठीक है कुछ जातियों को आप छूट रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक कह सकते हैं कि एडवांटेज लेने के लिए इस तरह की नीति में छूट दी गई है, लूप होल बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो जागरूकता है उसका अभाव है, तो हो सकता है कि इस नीति को सही तरीके से लागू करना रूरल एरिया में संभव ना हो सके या रेगुलेशन के स्तर पे कमियां हो सके। अनौपचारिक क्षेत्रों में देखेंगे तो बच्चों की जो जानकारी है उसके छुपाने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसे सही तरीके से रेगुलेशन करना होगा और इसीलिए नीति को संवेदनशील, पारदर्शी और सामाजिक जो सहयोग है उसके साथ लागू करना आवश्यक है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि असम की जो 2 बच्चों की जो पॉलिसी है, 2 चाइल्ड जो पॉलिसी है, ये प्रशासनिक उत्तरदायित्व और जनसंख्या में जो स्थिरीकरण की बात कही जा रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात कही जा रही है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण साहसिक कदम है।
लेकिन इसके सामने सबसे गंभीर समस्या क्या है कि अगर इस नीति को सही तरीके से इनका रेगुलेशन नहीं हुआ, क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो उसके दौरान सामाजिक जो न्याय है, संविधान के जो मूलभूत अधिकार हैं, उनका जो संतुलन है वो बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो जो कमियां हैं या जो संभावित चुनौतियां हैं उनको दूर करना होगा। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है। असम की जनसंख्या एवं महिला सशक्तिकरण जो नीति संशोधन 2025 है, इसके अनुसार सरकारी नौकरी पाने के लिए अधिकतम कितने बच्चे होने चाहिए? 1-2 बच्चे या फिर 3 बच्चे या कोई सीमा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हम तक भेजना है। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यूपी पीसीएस मेंस 2025 की जो क्रैश कोर्स है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें 920 सीटों के लिए 100 दिनों का विशेष गहन कार्यक्रम है। ऑफलाइन प्रयागराज सेंटर से ये रेगुलेट हो रहा है। कोर्स की जो फ़ी है वो 15,000 है, लेकिन अब इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑनलाइन जो फ़ी है वो केवल 7,500 है, ऑफलाइन जो फ़ी है वो 9,500 है। और ये 8 दिसंबर से जो बैच है ये शाम के 5 बजे स्टार्ट हो रहा है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है या फिर संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।